हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम यूपीपीएससी आरओ की जो आपका री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हम आपको 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है, जो मॉक टेस्ट है, सुपर 100 मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे। ये हमारा पहला मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये कंप्लीट हिंदी प्रैक्टिस बैच होगा। ठीक है, आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपकी परीक्षा जो है वो 22 दिसंबर को है। तो यदि आज से हम काउंट करें तो लगभग 90 दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, इन 90 दिनों में हम आपको सुपर 100 मॉक टेस्ट देने वाले हैं। डेली आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। लगभग 10 से 15 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिससे हम सुपर 100 का जो टारगेट हमारा है उसको हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कदम आपके लिए हमने उठाया है और आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। ठीक है, मान लीजिए, देखो हम क्या करेंगे कि 60 क्वेश्चन आपको डेली, एक मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। अब 100 मॉक टेस्ट हम आपको कराएंगे तो आपको पास टोटल 6000 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हो जाएगा। आप 6000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, है ना। और कुछ ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लेन करके जब आपको समझाएंगे तो लगभग ये 10,000 के आसपास प्रश्न बनेंगे। और मेरा यकीन मानिए, यदि आप इस सीरीज को, और बहुत ही टफ या बहुत कठिन कार्य नहीं है ये आपके लिए। आपको करना क्या है कि डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहना है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, आपको ये बस देख लेना है। और 1 से 1.5 घंटा यदि आप नहीं देंगे तो फिर हिंदी में आपका अच्छा स्कोर कैसे होगा, है ना। और एक बात और है, ठीक है, यदि आप हिंदी में 60 में से 55 प्लस स्कोर नहीं करेंगे, 60 में से 55 प्लस स्कोर नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि जीएस में अच्छा स्कोर करना बहुत टफ होता है। हिंदी में आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बस ओनली 6 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़ा आसान हो जाता है यहाँ अच्छा स्कोर करना। तो आप टारगेट लेके चलिए कि 55 प्लस, हमें लगभग टारगेट तो 60 में से 60 का रखिए, लेकिन 55 प्लस स्कोर आपका होता है तो ये मान के चलिए आपका बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, 100 दिनों में, बच्चे तो 90 दिन है, तो किसी दिन हम 2 मॉक टेस्ट अपलोड कर देंगे, जिससे ये हमारा जो 100 का टारगेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया है। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको शामिल करके मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया है। इसका 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और दूसरा टारगेट हमारा ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको देख करके आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार क्वेश्चन बन किस तरीके से रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अभ्यंतर का आपको विलोम बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है आंतरिक या अंदर का। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, आंतरिक या अंदर। अब आंतरिक का विलोम क्या हो जाएगा, यदि आपको शब्द का मतलब पता चल जाता है तो आप विलोम शब्द बड़ी आराम से बता सकते हैं। तो आंतरिक का विलोम क्या हो जाएगा, बाह्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये प्रश्न किस परीक्षा में आया है। यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स में ये 2019 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देखो जितने भी स्टेट पीसीएस हो गए उनके क्वेश्चन, आरओ की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके क्वेश्चन, और यूपीएसआई की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन, हम उन सारे क्वेश्चनों का जो कंपाइलेशन है हम आपके लिए लेकर, आपके लिए मतलब इस मॉक टेस्ट में हम शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे कि प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। मतलब कि प्रथम का उपयुक्त विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, प्रथम का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रथम का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतिम। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करें प्रधान की, तो प्रधान का विलोम जो होता है वो गौड़ होता है। ठीक है, प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी आरओ की परीक्षा में प्रीलिम्स में 2021 में। ठीक है, यूपी आरओ की परीक्षा में प्रीलिम्स में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष का जो विलोम होगा, प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। क्या होगा, प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। या फिर यदि आपको ऑप्शन में अप्रत्यक्ष भी मिल जाएगा तो ये भी चलेगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। प्रधान का विलोम क्या होगा, गौड़ होगा। और प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखो कितने पेपर्स में ये पूछा गया है। ठीक है, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर, मैं बार बार पढ़ूंगा नहीं, आप देख लीजिए कि कौन कौन सी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। हम सीधे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जिससे हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। तो देखो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होता है, ध्यान रखिएगा जिस कोटि का शब्द होगा उसी कोटि का, है ना, विलोम शब्द भी होगा। मतलब जो विलोम शब्द होते हैं वो सजातीय शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा ही होगा। ठीक है, तो इतिश्री का, श्री गणेश का जो विलोम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतिश्री हो जाएगा। अब बात करें हम अथ की, तो यहाँ पर अथ शब्द दिया हुआ है। अथ का मतलब होता है प्रारंभ। अथ का अर्थ क्या होता है, अर्थ की बात करें तो होता है प्रारंभ होता है। ठीक है, और अथ का जो विलोम हो जाएगा, और विलोम शब्द की बात करें, अथ का जो विलोम होगा वो इति होगा। ठीक है, इति होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। मतलब कि ये दोनों शब्द आपस में विलोम शब्द हैं। इति का विलोम, ठीक है, श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना कि उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा। उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्घाटन का विलोम होता है समापन। ठीक है, उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। प्रसारण की बात करें तो प्रसारण का विलोम होता है आंकुचन। क्या होता है, आंकुचन होता है, आकुंचन कहेंगे इसको। ठीक है, आकुंचन पढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब क्या, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गुप्त का हो जाएगा विलोम। गुप्त का जो विलोम होगा वो होगा प्रकट। क्या होगा, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। क्योंकि गुप्त का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। ठीक है, प्रकट का मतलब ऐसा है कि जो दिखाई दे रहा हो। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा में 2013 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। उद्घाटन का विलोम क्या होगा, समापन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि आधुनिक का विलोम क्या होगा। आधुनिक का विलोम क्या होगा। तो देखो आधुनिक और अर्वाचीन ये आपस में क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द हैं। तो आधुनिक का विलोम जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राचीन। यदि अर्वाचीन का विलोम आपसे पूछे, अर्वाचीन, तो चूंकि अर्वाचीन या आधुनिक समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करें समाचीन की, तो इसका विलोम जो होगा असमाचीन होगा। समसामयिक की बात करें, समसामयिक की, तो इसका हो जाएगा असमसामयिक। ठीक है, तो समसामयिक का विलोम क्या हो जाएगा, असमसामयिक हो जाएगा। आधुनिक या फिर अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन, या समीचीन का विलोम हो जाएगा असमीचीन। ठीक है, ये यूपी आरओ की परीक्षा 2021 प्री में पूछा गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा। अर्वाचीन का मतलब क्या है, कि अर्वाचीन का मतलब आधुनिक। ठीक है, अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है। तो प्राचीन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन। समीचीन का अभी हमने आपको बताया असमीचीन हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान का आप भूत कह सकते हैं, ठीक है, या भविष्य भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्तमान का भूत या भविष्य आप कह सकते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन का आपको विलोम बताना है। ठीक है, देखो प्राचीन का विलोम आपको बताना है। अर्वाचीन और आधुनिक दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, लेकिन यदि अर्वाचीन और आधुनिक दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तो आपको अर्वाचीन टिक करना है। ठीक है, क्या टिक करना है, आपको अर्वाचीन टिक करना है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा अर्वाचीन। वर्तमान का मैंने बताया भूत या भविष्य बता सकते हैं आप। ठीक है, वर्तमान का भूत या भविष्य, समीचीन का असमीचीन। ठीक है, तो प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, अर्वाचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधुनातन का आपको विलोम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8 नंबर, अधुनातन का विलोम सनातन, पुरातन, या फिर अवनत, या फिर अद्यतन। ठीक है, तो अधुनातन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पुरातन। ठीक है, पुरातन का मतलब जो पुराने हैं, अधुनातन का मतलब जो नए हैं। ठीक है, तो पुरातन का मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, अधुनातन का पुरातन। सनातन का मतलब जो हमेशा रहे। सनातन का मतलब क्या होता है, कि जो हमेशा रहे, स्थायी रहे। तो सही इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सनातन के विलोम की बात करें तो अस्थायी।
ठीक है, क्या हो जाएगा, अस्थाई विलोम हो जाएगा। अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नत। अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नत। ठीक है, चलिए। अद्यतन का मतलब होता है ताजा, अभी अभी का। ठीक है, अद्यतन का अर्थ क्या होता है, अद्यतन का अर्थ होता है ताजा या अभी अभी का, है ना, या फिर आज का कह सकते हो। तो अद्यतन का विलोम की बात करें कि क्या हो जाएगा, अनद्यतन। ठीक है, अनअद्यतन। अनद्यतन का मतलब होता है बासी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। ठीक है, सनातन का विलोम क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अवनत का विलोम हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। अद्यतन का विलोम हो जाएगा, अनद्यतन। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको बताना कि नूतन का विलोम क्या होगा। ठीक है, नूतन का विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा। नूतन का पहले तो अर्थ जान लीजिए। नूतन का अर्थ होता है हमारा नया या नवीन। ठीक है, नूतन का अर्थ क्या होता है, नया या नवीन होता है। ठीक है, तो भाई जो कोई चीज़ नया या नवीन है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, पुरातन। नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, यह हम आपको करा चुके हैं। वर्तमान का भूत या भविष्य बता सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा इसका, नूतन का हो जाएगा पुरातन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा लाघव। ठीक है, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, लाघव हो जाएगा। वैभव की बात करें तो वैभव का मतलब होता है धन दौलत, धन दौलत या फिर ऐश्वर्य। ठीक है, धन दौलत या फिर ऐश्वर्य। तो भाई धन दौलत या ऐश्वर्य, तो वैभव का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। बात करें विलोम शब्द की, तो वैभव का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दरिद्रता। क्या हो जाएगा, दरिद्रता हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना, गौरव का तो लाघव हो जाएगा, वैभव का दरिद्रता हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है, यहाँ से अब शुरू हो चुका है वाक्य शुद्धि। ठीक है, वाक्य शुद्धि। देखो वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि इन दोनों को एक ही टॉपिक में हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि के और 5 क्वेश्चन हम वर्तनी शुद्धि के आपको कराएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के अभी टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे, 10। हर टॉपिक से हमने 10-10 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। चलिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। ठीक है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या गलती भाई, तो वो लोग, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये अशुद्धि थी। और सी में बात करें तो 7वां नहीं होगा, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। देखो पाट का जो अर्थ होता है, पाट का अर्थ होता है चौड़ा या विस्तार। ठीक है, पाट का अर्थ क्या होता है, चौड़ा या फिर विस्तार। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सरयू नदी का जो पाट है वो बहुत चौड़ा है। ठीक है, क्या बोलेंगे, वो बहुत चौड़ा है। तो इसका 11 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं को नागरी भाषा में लिखा, नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। देखो नागरी भाषा नहीं है, नागरी एक लिपि है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो सदृश नहीं, यहाँ पर समान का उपयोग होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। तो देखो ये भी गलत है, क्योंकि पद के चौथे भाग को नहीं, पद के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। ठीक है, कैसे इसको समझिए थोड़ा। मान लीजिए हमने कहा कि पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। ठीक है, तो चौथे भाग का मतलब क्या होगा कि चौथे भाग का मतलब क्या होगा कि चौथा भाग तो ये वाला है ना। तो जबकि ऐसा सिर्फ चौथे भाग को चरण नहीं कहते, हम पद में जो 4 लाइनें होती हैं सभी को चरण कहते हैं। ठीक है, सभी को चरण कहते हैं, मतलब हम यूं कहें कि ये जो 4 लाइनें हैं इसके प्रत्येक चौथाई भाग को हम चरण कहते हैं। अगर हम चौथे शब्द का उपयोग करेंगे तो मतलब पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, सिर्फ चौथा है जो उसको हम चरण कहेंगे।
लेकिन ऐसा तो है नहीं। प्रत्येक भाग को हम चरण कहते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि पद के प्रत्येक चौथाई भाग को, चाहे वो पहला वाला चौथाई हो, या दूसरा वाला चौथाई हो, चाहे तीसरा वाला चौथाई हो, या चौथा वाला चौथाई हो, प्रत्येक चौथाई भाग को हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। यहाँ पर चौथा नहीं होगा, चौथाई होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। देखो चार दीवारी, ये जो है चार दीवारी की वर्तनी अशुद्ध है। चार दीवारी ऐसे लिखा जाएगा, चार दीवारी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में है उपरोक्त। देखो उपरोक्त नहीं होगा, उपरोक्त दरअसल कोई शब्द ही नहीं होता, उपरयुक्त होता है। क्या होता है, उपरयुक्त होता है। ठीक है, वाक्य संज्ञान में लें, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरयुक्त वाक्य को संज्ञान में, वाक्य का संज्ञान लें, तो ये सब सही हो जाएगा, इसलिए गलत है। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। देखो आज शाम को नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यूपी पीसीएस 2019 के प्रीलिम्स में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य में अशुद्धि स्पष्ट करें। देखो मृत्युदंड की सजा मिली, देखो मृत्युदंड और सजा ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो क्या हो जाएगा, उससे मृत्युदंड मिली। ठीक है, उसे मृत्युदंड मिली, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ नहीं, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग नहीं, दंड और सजा समानार्थी दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि इसमें उसे मृत्युदंड और सजा दोनों एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के 2018 में पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, वाक्य शुद्धि के अपने 5 प्रश्न सम्मिलित करें हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है बता, वो कौन सा है, आपको बताना है। ऐसा कौन सा वाक्य जो शुद्ध है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। देखो से का प्रयोग नहीं होगा, मुक्त कंठ का मतलब क्या होता है कि आपने बिल्कुल जी भर के, मुंह खोल करके बड़ाई करी, है ना, कहते हैं एकदम मुंह खोल करके ताबड़तोड़ बड़ाई करी, है ना। तो मुक्त कंठ का मतलब ही होता है मुंह खोल करके ताबड़तोड़, तो से का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और आपको क्या बताना था, शुद्ध बताना था। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, जैसे यहाँ पर दूसरे वाक्य में आप देख सकते हैं, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। यहाँ पर यदि से का प्रयोग हो जाता तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, सही जवाब। मुक्त हस्त का मतलब खुले हाथों से दान देना। ठीक है, खुले हाथों से धन लुटाना, एकदम जी भर के, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कोई काम करना ना। मुक्त हस्त कंठ, मुक्त कंठ, मुक्त कंठ को क्या कहेंगे भाई, मुक्त का मतलब एकदम जी भर के, ठीक है, खुल के बड़ाई करें उनके। और मुक्त हस्त से धन लुटाना मतलब एकदम जी भर के, पूरा हाथ खोल के धन लुटाया उन्होंने। बात समझ गए होंगे इसका मतलब। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। देखो जब प्राणी मात्र शब्द आ गया तो प्राणी मात्र शब्द का अर्थ ही होता है समस्त जीव का। ठीक है, प्राणी मात्र शब्द का क्या अर्थ होगा, समस्त जीवों से संबंधित है। ठीक है, समस्त जीवों से संबंधित है। ठीक है, जितने भी सृष्टि में है सभी जीव। तो समस्त शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि प्राणी मात्र का कल्याण करो। एक वाक्य प्रयोग और करके देख लेते हैं, जैसे स्वतंत्रता, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्वतंत्रता और समानता, और समानता। स्वतंत्रता और समानता प्राणी मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, प्राणी मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये ऐसा होगा, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि स्वतंत्रता और समानता सभी प्राणी मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नहीं, सिर्फ प्राणी मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि प्राणी मात्र का जब शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ ही होता है समस्त जितने भी सृष्टि में जीव है, समस्त सजीवों से इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, आपकी आयु 40 वर्ष है, तो आयु नहीं, जब हम किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष वर्ष को टारगेट करेंगे तो वहां पर हम अवस्था का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, अवस्था का। तो आपकी अवस्था जो है वो 40 वर्ष है। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और 15 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा हमारा सही जवाब। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अब वर्तनी के 5 प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, वर्तनी के 5 प्रश्न हम करेंगे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित या फिर लुब्ध प्रतिष्ठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा लब्ध प्रतिष्ठ। देखो, लब्ध का मतलब होता है अर्जित करना। लब्ध का मतलब क्या होता है? अर्जित करना। ऐसा व्यक्ति जो जिसने प्रतिष्ठा अर्जित करी हो उसको क्या कहेंगे? लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और लब्ध का अर्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लब्ध का अर्थ होता है प्राप्त किया हुआ या फिर अर्जित किया हुआ। ठीक है, प्राप्त किया हुआ या फिर अर्जित किया हुआ, अर्जित किया हुआ, या फिर हम इसको एक शब्द में कहें तो उपार्जित। क्या कहेंगे? उपार्जित। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी हलंत संबंधी अशुद्धि है। देखो, एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, इसने बता दिया है। ठीक है, श्रीयुत में, सम्राट में, श्रीमान में, श्रीपद में, सॉरी परिषद में। तो देखो, सम्राट में हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाकी श्रीयुत, श्रीमान और परिषद, इन सब में हलंत लगेगा। ये तीनों सही है। ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवइत्री। देखो, कवइत्री ऐसे नहीं लिखा जाता, कवइत्री ऐसे लिखा जाता है, कवइत्री। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगा घनिष्ठ। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। लेकिन हम और देख लेते हैं। चिन्ह की वर्तनी ये होती है। ठीक है, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चिन्ह की वर्तनी ये हो जाएगी। और ईर्ष्या ऐसे लिखा जाएगा, तो ईर्ष्या की शुद्ध वर्तनी जो हो जाएगी ये हो जाएगी। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल या फिर महत्व। तो महत्व की वर्तनी देखो गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। महत्व तो ऐसे लिखा जाता है, महत्व। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, डबलता, डबल आधा ता रहेगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। 20 नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। दधीची बिल्कुल सही है, याज्ञवल्क्य सही है, निवृत्ति और घनिष्ठ। घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या बताना था? अशुद्ध वर्तनी वाला बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये अशुद्ध था, सही जवाब क्या होगा इसका? घनिष्ठ होगा। ठीक है, चलिए प्रीलिम्स 2018 21 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग आ गए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पर। ठीक है, अब हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको बताना जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हम प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तो सही जवाब क्या होगा? प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसको हम प्रत्युक्त कहते हैं। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। प्रत्युत्तर मतलब क्या होता है? जवाब के बदले जवाब। क्या होता है दोस्तों? जवाब के बदले जवाब, जवाब के बदले जवाब। और प्रत्युच्चार क्या होता है? पुनः उच्चारण करने को हम क्या कहते हैं? प्रत्युच्चार कहते हैं, पुनः उच्चारण को। ठीक है, पुनः उच्चारण। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसको हम प्रत्युक्त कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक आपके पास है धरोहर। तो धरोहर तो भैया हम उनको कहते हैं जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का यदि वस्तु हमारे पास रखा हुआ है तो उसे हम धरोहर कहते हैं, है ना। मतलब जैसे हमने कहा कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने अपनी वस्तु जो है हमको दी है, उसने अपनी वस्तु हमको दी है, तो उसने क्या किया? उसका धरोहर मेरे पास रखा हुआ है, तो ये हम कहेंगे। तो ये समझ गए होंगे आप,
है ना। धरोहर किसे कहते हैं? किसी दूसरे वस्तु का जो सामान हमारे पास है उसको हम धरोहर कहेंगे। उत्तराधिकृत, जो उत्तराधिकार के योग्य हो उसको क्या कहेंगे? उत्तराधिकृत कह देंगे। मतलब कि जो उत्तराधिकार के योग्य हो, ठीक है। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम कहते हैं रिक्त। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। परिसंपत्ति हम उसको कहते हैं किसी व्यक्ति या संस्था की जो आधिकारिक संपत्ति होती है, कि आधिकारिक संपत्ति को हम क्या कहेंगे? परिसंपत्ति कहेंगे। ठीक है, सारे ऑप्शन समझ गए होंगे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अर्थ नहीं है। आज का अर्थ नहीं है, देखो ये पूछा गया नहीं है, ये आपको बताना। ठीक है, तो आज हम उसको कहते हैं जिसका जन्म ना हो, उसको हम आज कहते हैं। दशरथ के पिता का नाम भी आज था। ठीक है, इनके पिता का नाम भी क्या था? आज था। यहाँ पर ब्रह्मा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिनको हम महेश भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों लोगों का माना जाता है कि जन्म नहीं हुआ। ठीक है, जन्म नहीं हुआ, इसलिए इनका जब जन्म नहीं हुआ तो इनको भी हम क्या कहेंगे? अज कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए का अर्थ भी अज है, बी ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आपको यही बताना था कि आज का अर्थ नहीं है, तो मोती जो है ये आज का अर्थ नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या है? देखो तो सबसे पहले इसका सही जवाब हम देख लेते हैं। इसका सही जवाब है असूर्यमपस्या। ठीक है, ये एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? असूर्यमपस्या। और या फिर इसको हम ये ऐसे भी कह सकते हैं, असूर्यपस्या भी बोल सकते हैं, असूर्यपस्या भी हम बोल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। विदुषी हम ऐसी स्त्री को कहते हैं, मतलब जो स्त्री विद्वान हो। ठीक है, जो स्त्री विद्वान हो उसको हम क्या कहेंगे? विदुषी कहेंगे। अलच्छा हम उसको कहेंगे जो अज्ञेय हो। ठीक है, ऐसी स्त्री जो अज्ञेय हो, जो दिखाई ना दे। ठीक है, जो स्त्री अदृश्य या अज्ञेय हो उसको हम क्या कहेंगे? अलच्छा कहेंगे। शास्त्रज्ञ कहेंगे शास्त्रों को जानने वाली स्त्री, शास्त्रों को जानने वाली या फिर शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली स्त्री को हम क्या कहेंगे? शास्त्रज्ञ कहेंगे वाली स्त्री। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको हम क्या कहेंगे? असूर्यपस्या कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द असूर्यपस्या, जो अभी हमने आपको बताया असूर्यपस्या किसके लिए प्रयोग हुआ है? थोड़ा सा ऑप्शन में आपको थोड़ा घुमा दिया गया है। ठीक है, यूपी आरओ की परीक्षा में प्रीलिम्स में 2010 में पूछा गया है। वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, तो क्या उसको हम असूर्यपस्या कहेंगे? नहीं, है ना, उसको नहीं कहेंगे। हम उस स्त्री के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो सूर्य ना देख सके। पहले क्या होता था कि पहले जो होता था, अब तो सब है ना, पहले क्या होता था कि स्त्रियों को घर से निकलने की पाबंदी होती थी, घर से नहीं निकलने दिया जाता था उनको। ठीक है, जो पुराने ज़माने में, पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वे अपने घर के, अपना जो उनका महल होता था, उनके महल के जो मध्य भाग होता था, महल के मध्य भाग में स्त्रियों के लिए रहने के लिए व्यवस्था होती थी। ठीक है, ताकि वो बाहर ना निकल सकें, बाहर नहीं निकाला जाता था उनको। ठीक है, और मध्य भाग में तो उन्हीं के लिए जो सूर्य भी ना देख सके, ऐसी स्त्री जिनको कैद करके रखा जाता था, उन्हीं के लिए हम असूर्यपस्या का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो राजा महाराजा का महल होता था, थोड़ा जीएस में ये कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इनके मध्य भाग को क्या कहा जाता था? इनके मध्य भाग को अंतःपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतःपुर। जब जीएस आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी ये सब सारे टॉपिक बढ़िया समझाएंगे, है ना। अंतःपुर कहा जाता था। ठीक है, जब मुगल आए, ठीक है, जब मुगल आए
तो इसी मध्य भाग को जो हिंदू राजा महाराजा अंतापुर जिसे कहते थे, ये लोग उसे जनान खाना कहते थे। क्या कहते थे? जनान खाना, जहां स्त्रियों के रहने का व्यवस्था करी जाती थी एकदम महल के बीच में। मुगल क्या कहते थे? इसको जनान खाना कहते थे, या फिर दूसरा एक शब्द प्रयोग करते थे, हरम शब्द प्रयोग करते थे। ठीक है, तो मतलब पहले समय में ये सब समझाने का यही अभिप्राय था कि पहले समय में स्त्रियों को जो है बहुत ही बंदिश बना के रखा जाता था, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और ये जो रनिवास, देखो अभी हमने दो शब्द आपको बताए, ठीक है, अंतःपुर बताए। अंतःपुर हिंदू राजा महाराजा जो है इसका इस्तेमाल करते थे महल के मध्य भाग को, और जो मुगल्स थे वो जनान खाना इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जनान खाना। और इन दोनों शब्द का जो अब इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं रनिवास। ठीक है, रनिवास। रनिवास क्या होता है? रनिवास होता है घर के मध्य भीतर का हिस्सा। ठीक है, घर के मध्य भीतरी हिस्सा, हिस्सा को क्या कहेंगे हम? रनिवास कहेंगे। यह शब्द किसके लिए उपयोग किया जाएगा आपको ये स्पेशली बताना था। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही टाइम आपको ले लिया इसमें समझाने में, लेकिन आपको चीज़ें जब समझ में आ जाएगी तभी, क्योंकि चूँकि आर की परीक्षा देखो बहुत टफ होती है। यदि आप रट के जाएंगे तो काम नहीं बनने वाला, चीज़ों को समझेंगे गहराई से तभी आपसे जो हमने आपसे वादा किया 55+, 60 में से 55+ यदि आपको करना है तो आपको समझना ही पड़ेगा। बाकी हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट करके, हम नेक्स्ट वीडियो में सीधा आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराते चले जाएंगे। ठीक है, तो अस्पृश्य शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को। ठीक है, रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को हम अस्पृश्य कहते हैं। अज्ञ का क्या अर्थ होता है? देखो अज्ञ उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही जवाब। अज्ञ हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कुछ भी नहीं जानता। जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई सारी क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो गए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, यह कवि जो तत्काल, ठीक है, वह कवि होना चाहिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है सुकवि, रससिद्ध कवि, महाकवि या फिर आंसू कवि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूपी आरओ की परीक्षा 2021 प्रीलिम्स में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुकवि किसको कहेंगे? जो अच्छे कवि को सुकवि कहेंगे हम। ठीक है, रससिद्ध कवि ऐसा कवि जो अपनी रचनाओं में रसों के प्रयोग के लिए जाना जाता हो। ठीक है, ऐसा कवि जो अपनी कविताओं में रसों के प्रयोग के लिए जाना जाता हो या प्रसिद्ध हो। महाकवि जो महान कवि हो, है ना। तो याद रखना कि जो तत्काल कविता करे उसको हम आंसू कवि कहते हैं। डी रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? तो उसको हम कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसको हम क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। प्रत्याशा मतलब प्रत्याशा होता है की गई आशा को हम क्या कहते हैं? की गई आशा को ही हम प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, आशान्वित, आशा से भरे हुए व्यक्ति को क्या कहेंगे? आशा से भरे हुए व्यक्ति को, आशा से भरे हुए व्यक्ति को क्या कहेंगे? आशान्वित कहेंगे। ठीक है, अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो। आशातीत का अर्थ होता है आशा से परे। ठीक है, आशातीत का अर्थ क्या होता है? आशा से परे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए 29 पे आते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसकी आशा ना की गई हो अभी हमने आपको बताया अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, देखो कितनी परीक्षाओं में यह पूछा गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अग्रसोची का मतलब क्या होता है? जो आगे की सोचता हो। ऐसा व्यक्ति जो आगे की सोचता हो, आगे की सोचता हो मतलब दूरदर्शी हो, एक तरीके से क्या हो? दूरदर्शी हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो बिना पलक झपकाए के लिए हम जो एक शब्द उपयोग करते हैं वो निर्निमेष होता है। क्या होता है? निर्निमेष होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चकित का क्या मतलब है? जो आश्चर्य में हो। ठीक है, आश्चर्य में हो उसको क्या कहेंगे हम? चकित कहेंगे। ठीक है, और इसके लिए एक शब्द हम और इस्तेमाल कर सकते हैं, विस्मित। ठीक है, विस्मित या फिर संकित। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो संकित हो, जो विस्मित हो, जो आश्चर्य हो। ठीक है, आश्चर्य, तो उसको हम क्या कहते हैं? चकित कहते हैं। निर्निमेष का मतलब जो बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द जो है निर्निमेष है। चलिए, अब शुरू होता है तत्सम तद्भव। 10 प्रश्न हमने वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए 10 प्रश्न कर लिए। अब 10 प्रश्न हम तत्सम और तद्भव के करेंगे। ठीक है, तत्सम और तद्भव के करेंगे। चलिए, आपको बताना है 31 नंबर तत्सम और तद्भव। आपको बताना है 31 नंबर में तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म जो है वो असंगत है? पढ़, पत्र या पढ़, पत्र या पढ़। तो देखो ये दोनों ही कौन सा असंगत है, आपसे पूछा जाता है। लेकिन देखो इसमें एक शब्द तत्सम है और एक शब्द तद्भव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों शब्द तत्सम है। पत्र या पढ़ जो है ये पत्ता, ये पत्ता का तत्सम है। ठीक है, पढ़ या पत्र जो है ये किसका तत्सम है? ये पत्ता का तत्सम है। इसलिए ये दोनों तो तत्सम है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो है असंगत है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। देखो चक्र जो है ये चक्का का तत्सम है, ये भी सही है। छत का छत्र, ये भी सही है। चैत का चैत्र, ये भी सही है। ठीक है, तो असंगत कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए असंगत था। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपको बताना है कि आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका का तद्भव शब्द है। तो देखो आरसी जो होता है, आरसी का तत्सम होता है आदर्शिका। ठीक है, तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आरसी। अदरक की बात करें तो अदरक का जो तत्सम होता है, अदरक का तत्सम होता है आद्रक। अदरक का तत्सम क्या होता है? आद्रक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें हम आँच की, बात करें हम आँच की, तो आँच का जो तत्सम होता है वो होता है आर्ची। क्या होता है? आर्ची होता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आदर्शिका, आदर्शिका का तद्भव जो है वो है आरसी। अदरक का जो तत्सम है वो है आद्रक, और आँच का जो तत्सम है वो आर्ची है। इस क्वेश्चन का डी रहेगा सही जवाब। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखो काष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है। काष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है। जबकि हम दूध की बात करें तो दूध का जो तत्सम होता है वो होता है दुग्ध। ठीक है, दूध का तत्सम क्या होता है? दूध का जो तत्सम होता है वो होता है दुग्ध होता है। और हाथ का जो तत्सम होता है वो हस्त होता है। आम का तत्सम क्या होता है? आम्र होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और कास्ट जो होता है, कास्ट का तद्भव की बात करें, कास्ट का जो तद्भव होता है वो होता है काठ। क्या होता है? काठ। 34 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म शुद्ध युग्म, आपको बताना शुद्ध युग्म कौन सा है। देखो नखत का नक्षत्र तो होता है, लेकिन ये वर्तनी शुद्ध है, अशुद्ध है। ठीक है, नक्षत्र ऐसे लिखा जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। पकवान ये भी गलत है, पकवान ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, पकवान का जो तत्सम होता है पकवान तो होता है, लेकिन इसकी वर्तनी गलत है। ये यहाँ पर आधे का प्रयोग होगा। ठीक है, आधे का प्रयोग होगा पकवान। ठीक है, गिद्ध का गृद्ध होता है, लेकिन इसकी भी वर्तनी गलत है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी सही वर्तनी की बात करें तो इसकी सही वर्तनी ये होती है, गिद्ध का गृद्ध होता है। सही वर्तनी क्या है? ये है। ठीक है, औस्याय ओस का क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, यूपी आरओ परीक्षा प्रीलिम्स 2021 में आया था, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा। आपको बताना है बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा वत्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अग्नि है, पुष्प है, शलाका है, 14 है। तो अग्नि जो है ये तो तत्सम है, पुष्प ये भी तत्सम है,
शलाका ये भी तत्सम है, लेकिन 14 जो है ये तद्भव है। अब 14 तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा चतुर्दश। क्या होगा इसका तत्सम? इसका तत्सम दोस्तों हो जाएगा चतुर्दश। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, चतुर्दश इसका तत्सम हो जाएगा। अग्नि आपको पता ही होगा कि ये आग का तत्सम है। पुष्प ये फूल का तत्सम है। ठीक है, पुष्प जो है ये फूल का तत्सम है। तो आपसे यही पूछ रहा था कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो 14 जो है ये तद्भव शब्द है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का उपयुक्त जो है वो तत्सम शब्द कौन सा है? घोड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है घोटक। अश्व, तुरंग, बाजी ये सब क्या है? ये घोड़ा के पर्याय हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों घोड़ा के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। घोड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है घोटक। घोड़ा का तत्सम रूप है, ये रिपीट हो गया है, घोटक हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, गोधूम का तद्भव शब्द है। तो गेहूं जो है ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है गोधूम। नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से में तत्सम शब्द है। आपको बताना है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पंक्ति जो है ये एक तत्सम शब्द है। ये किसका तत्सम है? तो पंगत का तत्सम है। पंगत ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है पंक्ति। 15 का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा पंचदश। क्या होगा? 15 का तत्सम क्या होगा? पंचदश हो जाएगा। बात करें पंख की, तो पंख का तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने तत्सम और तद्भव के टोटल 10 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शुरू हो रहा है विशेषण और विशेष। ठीक है, एक टॉपिक आपका है विशेषण और विशेष। तो विशेषण और विशेष आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है क्रिया विशेषण पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का जो है प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, तो देखो यहाँ कैसे कैसे जो है ये विशेषण है, ये लोग की विशेषता बता रहा। ठीक है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, वह काली गाय है, तो गाय संज्ञा है और क्या है? काली, तो काली क्या है? विशेषण है। मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तो फल की विशेषता क्या बता रहा? खट्टा बता रहा, तो ये विशेषण है। और डी ऑप्शन में देखेंगे आप, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। और जी जान लगाकर पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्रिया विशेषण है। और यही आपसे पूछ रहा था कि जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है वह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। बताना आपको पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेष और विशेषण दोनों है, उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो ये देखो विशेष और विशेषण दोनों है। देखो पांडु पीले शब्द, हल्के पीले शब्द के अर्थ में प्रयोग होता है। हल्का पीला इसका अर्थ होता है हल्का पीला रंग। जब हल्के पीले रंग के संदर्भ में इसका प्रयोग हो तब ये विशेषण बन जाता है। ठीक है, तब ये विशेषण बन जाता है। और जब पांडु, जैसे पांडुपुत्र, ठीक है, पांडुपुत्र, जब पांडु किसी का नाम हो, तब क्या बन जाएगा? ये विशेषण बन जाए, विशेष बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। पांडु शब्द जो है विशेषण और विशेष दोनों। देखो यूपी आरओ में 2021 में भी आया था, 17 में भी आया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर हमारा प्रश्न है, कोई आदमी आया है, उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। देखो जब कोई कुछ है ना हो, तो मतलब एक समय निश्चित नहीं है कि कौन आदमी आया, कोई आया है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, 100 गुना। ठीक है, 100 गुना लंबा विशेषण में कौन सा भेद है? विशेषण में कौन सा भेद है? तो देखो 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 है ना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना। जब गुने की बात हो तो ये आवृत्तिवाचक होता है। क्या होता है? आवृत्तिवाचक होता है, क्योंकि इसमें आप उसी को आवृत्ति कर रहे हैं ना, उसकी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना।
तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 100 गुना में कैसा विशेषण है, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। क्रमवाचक क्या होगा, जैसे पहला, दूसरा, ठीक है, ये क्रम है, तीसरा, तो क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, गणनावाचक जिसको हम गणना कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये 100 गुना क्या है, आवृत्तिवाचक है। चलिए, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, ये क्या है, ये क्रमवाचक है। क्या है, ये क्रमवाचक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाचक। आवृत्तिवाचक मैंने आपको बता ही दिया। समुदायवाचक में क्या होगा, जैसे दोनों, तीनों, ठीक है, ये क्या क्या आपको दर्शाता है, समुदाय को दर्शाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, मतलब कि इसमें क्रमवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो खेलना से भैया बना है खिलाड़ी, दयालु किससे बना है, दयालु दया से बना है, कृपालु कृपा से बना हुआ है, और धार्मिक जो है वो धर्म से बना हुआ है। आरो 21 में पूछा गया था खेलना शब्द का विशेषण क्या है, तो खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। देखो, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, बताना है। तो सही जवाब पहले तो आप जान लीजिए, आचार जो है इसका सही जवाब है। आकूत का अर्थ होता है अथाह। ठीक है, जैसे वाक्य प्रयोग हम आपको करके बताएं, जैसे समुद्र में क्या है, अकूत पानी है। ठीक है, समुद्र में क्या है, अकूत पानी है। अगर वाक्य प्रयोग हम करना चाहें, कहाँ चला गया भाई, ठीक है यहाँ है ना। देखो अकूत का हमने वाक्य प्रयोग किया, समुद्र में अकूत पानी है। तो पानी कितना है, अकूत पानी है। तो पानी की विशेषता कौन बता रहा है, अकूत बता रहा है। आपसे पूछा क्या गया था, विशेषण नहीं है, ये तो विशेषण है ना। आचार, देखो विशेषण जो होते हैं वो अपने बाद कोई ना कोई शब्द जरूर लेते हैं। ठीक है, आचार के आगे कोई शब्द आप लगाइए, है ना। जैसे हमने कहा अकूत पानी, अकूत पानी, अकूत पैसा। तो कहने का मतलब यह है कि आप विशेषण के बाद कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा, लेकिन जो विशेषण नहीं होगा उसके बाद कोई शब्द नहीं आएगा। आचार शब्द का आप आचार शब्द के बाद कोई शब्द लगा के देखिए, नहीं बनेगा। ठीक है, अकर्ण, अकर्ण, अकर्ण उसको हम कहते हैं जिसके कान ना हो। अकर्ण उसको हम कहते हैं जिसके कान ना हो। वाक्य प्रयोग करें, जैसे सांप एक अकर्ण जीव है। तो सांप कैसा है, अकर्ण जीव है। सांप की विशेषता बता रहा ना ये, अकड़ कि भाई सांप के कान नहीं होते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं ना, तो ये विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये विशेषण है। अचंड मतलब जो कहते हैं, अचंड मतलब जो सौम्य हो, सुशील हो, शांत हो। ठीक है, जैसे हमने कहा कि श्याम अचंड, अचंड लड़का है। इसका मतलब श्याम क्या है, सौम्य लड़का है, शांत लड़का है। ठीक है, हमने वाक्य प्रयोग करके आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा विशेषण है और कौन सा नहीं है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। देखो यहाँ पर एक चीज समझना है आपको थोड़ा सा, यदि विशेषण, ठीक है, यदि विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त हो, विशेषण एक तरीके से प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार यह होता है, पहला प्रकार होता है विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, या फिर इसी को हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। और दूसरा होता है हमारा विधेय विशेषण। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, समझ में आपको आ जाएगा। देखो उद्देश्य विशेषण या फिर विधेय विशेषण और विधेय विशेषण होता है। अब इसमें देखो, ठीक है, उद्देश्य विशेषण तब होगा जब विशेषण का जो प्रयोग है वो विशेष से पहले होगा। विशेषण का प्रयोग क्या होगा,
विशेष्य से पहले होगा। जैसे हमने कहा मुझे खट्टा आम पसंद नहीं है, ठीक है। तो खट्टा क्या है, आम की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहाँ कौन सा विशेषण होगा, यहाँ उद्देश्य विशेषण होगा, ठीक है। और विधेय विशेषण कहाँ होगा, जहाँ पर जो विशेषण है वो विशेष्य के बाद आएगा। जैसे इसी वाक्य में देख लो, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो घोड़ा देखो ये है, घोड़ा संज्ञा है और विशेषण क्या आया, विशेष्य के बाद आया। विशेषण कब आया, विशेष्य के बाद आया। तो जब विशेषण विशेष्य के बाद आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे, और जब पहले आएगा तो उसे उद्देश्य विशेषण या फिर विशेष विशेषण कहेंगे। तो कह रहा था कि काला शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा है, सुंदरी लड़की, यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो सुंदर लड़की सही है, सुंदर लड़का सही है, सुंदर लड़के सही हैं। यूपी आरओ की परीक्षा में 2021 में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम भैया जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जो शब्द विशेषता बताए उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताए, यहाँ पर देखना, जिसकी विशेषता बताए उससे क्या कहेंगे हम, विशेष्य कहेंगे। तो यूपी आरओ की परीक्षा 2021 में पूछा गया था, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं पर्यायवाची पर। पर्यायवाची शब्दों को अब हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये पहली क्लास है, थोड़ा सा आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, है ना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और लगातार हम आपकी ये पूरी सीरीज जो है, हमने सुपर 100 की बात करी है, तो सुपर 100 मॉक टेस्ट हम आपको ज़रूर कराएंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बहुत जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वो सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे, राइट। चलिए आपको बताना कि आरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आरण्य शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कांतार होता है, ठीक है। आरण्य हम जंगल को भी कहते हैं, ठीक है। जंगल हो गया, विपिन हो गया, ये सब क्या है, आरण्य के पर्यायवाची हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। कुलीन क्या, कुलीन हम उसे कहते हैं जो उत्तम कुल में जन्म लिया हो, ठीक है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं, ठीक है। और आरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कांतार। और बात करें आरण्य के पर्यायवाची की, तो विपिन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, विपिन हो गया, कानन हो गया, ठीक है, वन हो गया, जंगल हो गया, ये सब क्या है, आरण्य के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द है किंकर, विबुध। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देवता का पर्यायवाची सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विबुध। देवता के और पर्यायवाची की बात करें तो देवता का जैसे आदित्य हम कह सकते हैं, ठीक है, आदित्य हो गया, गीरवाण हो गया, ठीक है, आदित्य हो गया, गीरवाण हो गया, वृंदारक हो गया, अजर हो गया, अमर्त हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, देवता के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। किंकर हम कहते हैं दास या नौकर को, किंकर हम किसको कहते हैं, दास या नौकर को कहते हैं। सेवक कह सकते हैं, ठीक है, सेवक, या फिर हम भृत्य कह सकते हैं, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, किंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। लोकेश हम ब्रह्मा जी को कहते हैं, लोकेश किसको कहते हैं, हम ब्रह्मा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, तो वातायन, बारी, दरीचा, ये सब के सब क्या हैं, खिड़की के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्योम का पर्यायवाची नहीं है, तो पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें तो अमृत बोलते हैं, पीयूष सुधा बोलते हैं,
ठीक है, अमृत हो गया, सुधा हो गया, इसके अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, व्योम, अंतरिक्ष, अंबर और नभ, ये शब्द क्या हैं? ये सब मतलब कि अंतरिक्ष के ही पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चोर जो है, चोर का पर्यायवाची शब्द है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है खनक, बी है उदक, सी है धूसर और ऑप्शन नंबर डी है थलचर। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा खनक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खनक। खनक जो है ये चोर का पर्यायवाची है। ठीक है, चोर के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो जैसे रजनीचर हो गया, है ना, क्योंकि चोर जो है रात्रि में, भाई रात में तो लूटत नहीं है लोग, है ना, तो इसको हम रजनीचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? रजनीचर कह सकते हैं, तस्कर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे चोरी को क्या कहते हैं? तस्करी कहते हैं, तो चोर को हम क्या कहेंगे? तस्कर कहेंगे। तो उदक जो है, बात करें उदक, तो उदक ये भैया जल का पर्यायवाची है। ठीक है, उदक जल का पर्यायवाची है। धूसर हम गधा को कहते हैं। ठीक है, थलचर हम पृथ्वी को कहेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा था चोर का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बिजली का पर्यायवाची है सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामिनी। ठीक है, बिजली के और पर्यायवाची की हम बात करें तो जैसे क्षण प्रभा, ठीक है, क्षण प्रभा हो गया, चपला हो गया, ठीक है, विद्युत, चंचला, सौदामिनी, ठीक है, सौदामिनी, तड़ित, ये सब क्या है? बिजली के पर्यायवाची हैं। सरवरी हम, ये रात्रि का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? रात्रि का पर्यायवाची है। तनया कहते हैं हम पुत्री को, इसको कहते हैं पुत्री का पर्यायवाची होता है तनया। रमणी होता है नारी का पर्यायवाची। ठीक है, रमणी जो है ये नारी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, भाला, धनुष, बाण। तो चंद्रहास जो है ये तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चंद्रहास जो है ये तलवार का पर्यायवाची है। और बात करें तो तलवार के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो जैसे खड्ग हो गया, है ना, खड्ग हो गया, असी हो गया, करवाल हो गया, शमशीर हो गया। ठीक है, शमशीर हो गया। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रहास के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरवरी, धेनुका, पैस्विनी। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विपुला। ठीक है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विपुला हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो जैसे धरा हो गया, मही हो गया, धरा, मही, ठीक है, मेदिनी, अवनी, ये सब क्या हो जाएंगे? वसुधा के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुतासन पर्यायवाची है, हुतासन किसका पर्यायवाची है? निर्धन का, अग्नि का, अगणित का या फिर अखंड का? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हुतासन जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। और अग्नि के और पर्यायवाची की हम बात करें तो जैसे दहन हो गया, ठीक है, दहन हो गया, धूमकेतु, ये सब क्या है? अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, इस मॉक टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आपने कितने प्रश्न सही किए, ये जरूर हमें बताएं भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कि चंचरीक किसका है। तो जो चंचरीक, ऑप्शन नंबर ए आपके पास हवा, अमर, मित्र, पुत्र। हवा, अमर, मित्र, पुत्र। तो देखो यहाँ पर अमर नहीं, यहाँ पर भ्रमर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? भ्रमर होना चाहिए, भौरा, जो भौरा नहीं होता, ठीक है, जो भौरा। ठीक है, तो चंचरीक किसका पर्यायवाची है? तो भ्रमर का है। भ्रमर के और पर्यायवाची की बात करें जैसे अली हो गया, अली हम भौरे को बोलते हैं। ठीक है, खटपद हो गया, मधुकर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? चंचरीक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, भ्रमर के पर्यायवाची। यूपी आरओ परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। तो इस तरीके से हमने अपने मॉक टेस्ट के 7 प्रश्न जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। 60 में से आपने कितना स्कोर किया? अपना स्कोर जरूर बताएं।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो, तो ये पहली क्लास थी, ये फर्स्ट क्लास थी, इसलिए हम धीरे धीरे जो है आपको धीरे धीरे करके टोटल 100 जो सुपर क्लासेस हैं, 100 सुपर जो मॉक टेस्ट हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो हम आपको देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस मॉक टेस्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।